टेट के सिलेबस के अनुसार मौर्य वंश अर्थात मौर्य साम्राज्य पर आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये वाला टॉपिक आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अनुसार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल था 322 से 298 ईसा पूर्व तक था। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था वो चाणक्य था। चाणक्य का एक नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। चाणक्य ने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता की थी और घनानंद को हराने के पश्चात ही चंद्रगुप्त मौर्य वंश का राजा बना था अर्थात मौर्य शासक बना था। और चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन बना था? चाणक्य। चाणक्य का दो नाम और है, कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। तो कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि कौटिल्य कौन था या विष्णुगुप्त कौन था। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य एक ही है, बस उनके अलग अलग नाम है। अर्थात चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि घनानंद को हराने में चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका थी चंद्रगुप्त के साथ। अर्थात चंद्रगुप्त चाणक्य की मदद से ही घनानंद को हरा पाया, जिससे उसने विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव डाली और 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। दोस्तों आपको बता दें कि चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से रिलेटेड है। अर्थात अर्थशास्त्र राजनीति से रिलेटेड है। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन परीक्षा में अनलिमिटेड बार पूछा गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इसके नाम में ही लिखा है अर्थशास्त्र और ऑप्शन में भी आता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। अर्थशास्त्र धन के विज्ञान से, राजनीति से, समाज से, धर्म से। तो दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट यही की गलती करते हैं, अर्थशास्त्र नाम समझ करके वो समझते हैं ये धन से रिलेटेड है या अर्थशास्त्र अर्थ का विज्ञान है, धन का विज्ञान है, तो कहने का मतलब वो इकोनॉमी से रिलेट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चाणक्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध धन से कदापि नहीं है, ये राजनीति से है। दोस्तों आपको बता दें कि चाणक्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति से रिलेटेड है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इससे ज़्यादा पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस चीज़ के लिए लिखा गया था, अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है। तो अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की राजनीति के बारे में चर्चा की गई है कि उस समय मौर्य समाज कैसा था, वहाँ राजनीति कैसी थी। दोस्तों आपको बता दें कि 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त राजा बना था। और आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, जो कि बेबीलोन का शासक था, उस से चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जो बेबीलोन का शासक था उसे पराजित किया। और उसकी पुत्री जो थी कार्नेलिया, उसका एक और नाम था हेलेना, अर्थात कार्नेलिया था। कार्नेलिया जो थी वो बेबीलोन के शासक सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। जो कि दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराया था सेल्यूकस निकेटर को, तो इसलिए उसकी पुत्री कार्नेलिया हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह किया। और दोस्तों आपको बता दें कि सेल्यूकस निकेटर ने उसे दान स्वरूप अर्थात दहेज स्वरूप काबुल, गंधार, हेरात और मकरान कुल 4 प्रांत दहेज में दिए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि सेल्यूकस का निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों आपको बता दें कि मेगास्थनीज की एक पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है, इंडिका। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इंडिका नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? बेबीलोन का शासक था। और मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानने वाला था और वो भी जैन धर्म को मानने वाले भद्रबाहु एक गुरु थे, उन्हीं का शिष्य था। तो चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी भद्रबाहु का शिष्य था। और दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हुई। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त की मौर्य ऐसे नहीं हुई, उन्होंने संलेखना अर्थात उपवास पद्धति से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण को त्याग दिया। दोस्तों आपको बता दें कि उपवास द्वारा जीवन को त्याग कर देना अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेना, ये संलेखना पद्धति के तहत आता है, जो कि जैन धर्म के अंतर्गत होता है। क्योंकि ये दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म गुरु भद्रबाहु के शिष्य थे और भद्रबाहु की वजह से ये जैन धर्मावलंबी थे अर्थात जैन धर्म को मानने वाले थे। ये जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने संलेखना पद्धति से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास पद्धति द्वारा अपने मृत्यु को प्राप्त हुए अर्थात जीवन त्याग दिया। दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसको डाकुओं की सेना कहा है।
कौन किसने कहा है? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा है? डाकुओं की सेना कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता था, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, जो कि राजनीति से रिलेटेड है, इन्होंने दो समुद्रों के बीच भूमि नापने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था जिसे चक्रवर्ती कहा जाता है। तो दो समुद्रों के बीच भूमि नापने के लिए चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। दोस्तों अब आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनका पुत्र बिंदुसार वहां का राजा हुआ। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इतिहास में दो हुए हैं, एक बिंदुसार एक बिंबिसार। तो मैं यहाँ बिंबिसार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिंबिसार हरियंक वंश का राजा था। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ मैं आपको मौर्य वंश पढ़ा रहा हूँ, अर्थात मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। आप ध्यान रखिएगा, ये दो टर्म आपको बहुत कंफ्यूजन करते हैं। बिंदुसार और बिंबिसार सर्वथा अलग अलग राजा हुए हैं, बिंदुसार और बिंबिसार एक नहीं है। दोस्तों कई दोस्त कंफ्यूजन में आकर के बिंदुसार और बिंबिसार को एक समझ लेते। बिंबिसार हरियंक वंश का राजा था, जबकि बिंदुसार अशोक का पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, ये मौर्य वंश का शासक था। दोस्तों आपको बता दें कि बिंदुसार का जो समय काल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व था। दोस्तों ये कई बार आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा कम, मतलब डेट को छोटा करके क्यों लिखा गया था? 298 पहले लिख दिया गया, 272 बाद में, जबकि इस हम बढ़ते हैं तो जैसे 1900 से 1922, 1930, ऐसे 1900 से आगे की ओर बढ़ते हैं ना। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ये घटना उल्टी चलती थी। अर्थात 298 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 298 साल पहले, और ईसा मसीह के जन्म से 272 साल पहले। तो 272 बाद में आएगा ना, 298 पहले आएगा। तो कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व की घटना है वो उल्टी चलती थी, इसीलिए 298 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था, जबकि 272 ईसा पूर्व तक ये राजा रहे थे। तो 298 से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार ने मौर्य वंश की सत्ता संभाली। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर लिखा भी है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो बिंदुसार, उन्होंने 297 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, और इनकी माता का नाम दुर्धरा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा, अर्थात दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी भी थी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र तो था बिंदुसार। तो इसका मतलब है दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, और बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में इसे अमित्र घात शत्रु विनाशक एवं सिंहसेन के नाम से भी बुलाया गया था और जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि बिंदुसार को अमित्र घात शत्रु विनाशक जिसे कहा जाता है, सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया के शासक एंटियोकस का जो राजदूत था डायमेकस, ये भी बिंदुसार के दरबार में आया था। जैसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वैसे डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। ये कौन था? सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे ये बताया गया है कि मिस्र के राजा जो टालमी द्वितीय थे, इन्होंने फिलाडेल्फस भी उनका एक नाम था, फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले अशोक को भेजा और बाद में सुसीम। दोस्तों आपको बता दें कि बिंदुसार के दोनों पुत्र थे, अशोक भी उन्हीं का पुत्र था, सुसीम भी उन्हीं का पुत्र था। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे बिंदुसार सुसीम को ही राजा बनाना चाहता था, लेकिन इनकी मंत्री की सलाह पर अशोक का राजा बनाया गया बाद में। और अशोक वैसे 99 भाइयों की मृत्यु, कई जगह बताया गया है कि अशोक ने 99 भाइयों की अपनी हत्या करके राजगद्दी पाई थी। दोस्तों आपको बता दें कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की भी प्रार्थना करी थी, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों आपको बता दें कि जबकि बिंदुसार के पिताजी अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। और दोस्तों आप ही को याद रखना है कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों अब आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अशोक, सम्राट अशोक यानी महान अशोक, द ग्रेट अशोका, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते आए हैं बचपन से। दोस्तों आपको बता दें कि पीटी के सिलेबस में मौर्य वंश के बाद में संक्षिप्त में ब्रैकेट में अशोक भी लिखा गया है। तो कहने का मतलब है मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा रिलेटेड अशोक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो हमें लगता है अशोक से ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है यूपीटीपीएससी पेट में के सिलेबस में मौर्य वंश ब्रैकेट में अशोक लिखा है। तो कहने का मतलब है वो अशोक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक का जो राज्यकाल था, कार्यकाल था 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला था। और अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अब बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था, अर्थात अशोक के पिताश्री हुए बिंदुसार। तो बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा।
दोस्तों आपको बता दें कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हम आगे नेक्स्ट टाइम पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और दोस्तों आपको बता दें कि राजा बनने से पहले जो अशोक था ये अवंती उज्जैनी का राजा बनने से पहले ये जो अवंती या उज्जैनी का उपराजा या वायसराय भी था और इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था। तो कहने का मतलब जब इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था तो अर्थात ये बिंदुसार की पत्नी रही होंगी सुभद्रांगी। दोस्तों कुछ चीज़ें हमें अपने माइंड से भी दिमाग लगानी चाहिए कि वो एक दूसरे से कैसे हम रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये वाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होगी तब तक आप किसी भी एग्जाम को बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रटने से आप किसी भी एग्जाम को निकाल नहीं सकते। वो घुमा फिरा के वहाँ पर पूछता है, ऐसा नहीं कि सब सरल सरल ही क्वेश्चन दे देगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन तो प्रत्येक स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट कर ले जाते हैं, लेकिन आप जब 75 प्लस की ओर होते हैं तभी आपके सिलेक्शन के मायने ज़्यादा बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है इस बार पेट में 75 नंबर प्लस अर्थात 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल प्लस स्कोर करना है, क्योंकि आपको जब मेंस देने का मौका तभी मिलेगा जब आप पेट में हाई नंबर अर्जित करेंगे। तो कहने का मतलब है मैं इस समय कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूं दोस्तों, आप पर डे एक एक वीडियो देखते रहिए। अगर आपको तुरंत ही नहीं याद होता है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसको बार बार देखिए, उसके बाद लिखिए, लिख करके नोट से भी याद कर सकते हैं। आप एक बार देखने के बाद दोबारा उसको वहाँ यूट्यूब में एक सिस्टम होता है, वहाँ से आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। ऊपर 3 डॉट बनी होती, वहाँ पर आप नॉर्मल होता है 1.25 1.5, तो आप कम से कम 1.5 या 1.75 करके एक बार वीडियो देखने के पश्चात पुनः रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा ही आप ये 2-3 बार देख लेना तो आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको हार्ड वर्क करते रहना, हार्ड वर्क ही नहीं करते रहना, स्मार्ट वर्क भी साथ साथ करना। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है कि हमें अपने सिलेबस को देखकर पढ़ना है, ना कि इधर उधर का। चाहे जहां आप यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ा रहे हैं इस समय, उनका सिलेबस ही आउट रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि सिलेबस में कुछ है, पढ़ा कुछ और रहे हैं, कहीं यूपीएससी का पढ़ाया जा रहा है तो कहीं अरे आप यूपी पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, कि यूपीएससी का बहुत ज़्यादा और डीप में भी नहीं जाकर पूछेगा। कहने का मतलब है हमको 1 लाइनर क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, वो भी ना ज़्यादा सरल ही ना ज़्यादा कठिन ही। कहने का मतलब है यूपी जैसा क्वेश्चन पूछते आया है, हमें सिंपल वैसे तैयार करना है। तो हम वैसे ही आपको पढ़ा रहे हैं, सिलेबस को रिव्यू किया है हमने, सिलेबस के भरपूर एनालिसिस के बाद ही ये वीडियो बनाता हूँ। तो कहने का मतलब है अगर आप इस वीडियो को ही कंप्लीट लर्न कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, तो आपको जीएस पोर्शन से जितने क्वेश्चन आएंगे लगभग 80 to 90% इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये चीज़ आप अभी हमारे कहने पर तो विश्वास मानेंगे नहीं, जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये नोट्स कितने इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो मास्की और गुर्जरा का अभिलेख था, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़ेगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। और अभिलेखों में अशोक को देवा नाम प्रिय या देवा नाम 10 से कहा गया है, देवाप 10 से कहा गया है या देवा नाम प्रिय कहा गया। तो बहुत बार पूछा जाता है कि देवा नाम प्रिय किसका नाम है, तो अशोक का। दोस्तों आपको बता दें कि 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार कंपटीशन में पूछा गया कलिंग किसका नाम है, तो दोस्तों इस समय जो उड़ीसा है उसी का नाम पुराना कलिंग था। तो कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि अशोक किस धर्म को मानने वाला था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को माना था। चूंकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था और इसने कई मंत्रियों को भेजा था, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा यही परीक्षा में पूछा जाता, तो मैंने इसी को लिखा है। दोस्तों आपको बता दें कि उपगुप्त के कहने पर ही अशोक ने बौद्ध धर्म दीक्षित किया था। तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। दोस्तों आपको बता दें कि अभी चाइना, श्रीलंका, म्यांमार जो अपने भारत के पड़ोसी देश हैं, इनमें बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव है। अभी भी यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भारत से भी ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब भारत में तो हिंदू सब धर्म सबसे ज़्यादा बढ़कर है, प्रचलन में है, लेकिन अपने जो श्रीलंका है, चाइना है, म्यांमार है, इन सब देशों में बौद्ध धर्म का भी बहुत बड़ा प्रचार प्रसार है, अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक के अभिलेख शिलालेख जो थे वो 4 लिपियों में मिले हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी और
ग्रीक थे, अरमाइक लिपि में मिले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक के जो शिलालेख थे वो 3 प्रकार से मिले। एक शिलालेख जो पत्थर पर लिखा जाता था, स्तंभ लेख भी पत्थर पर ही होता था, लेकिन बस इसलिए दोनों में डिजाइन और आकृति में ही अंतर है। और गुहा लेख, गुफाओं में जो लिखा हुआ लेख होता था उसे गुहा लेख कहते थे। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जो पढ़ने में सफलता मिली थी 1837 ईस्वी। दोस्तों आप इस ईस्वी को याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं है, आप याद रखिए, जबकि हम अशोक का कार्यकाल ईसा पूर्व में पढ़ रहे थे, लेकिन अब चूंकि अशोक का कार्यकाल बहुत पहले था, उसके बाद में इन वैज्ञानिकों ने जो ये जो पुरातत्वविद थे जेम्स प्रिंसप, इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। कहने का मतलब है जेम्स जो अशोक का अभिलेख था उसे 1837 ईस्वी में, आप इस डेट को याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी पेट पिछली बार भी 2, 3, 4 या 5, 6 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था जिनमें उन्होंने डेट ओनली पूछा था। तो कहने का मतलब है आप हिस्ट्री से थोड़ा डेट वगैरह क्लियर करके याद कर लेंगे। बस ज़्यादा डेट हमें नहीं याद करनी है, जो इंपॉर्टेंट डेटें हैं उन्हीं को ही हमें याद करना है। दोस्तों आपको बता दें कि शिलालेख जो सर्वप्रथम शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टेम्पेथलर ने करी थी। ये प्रोनाउंस कर लीजिएगा आप, 1750 में टेम्पेथलर ने की थी। शिलालेखों की संख्या 14 है। दोस्तों आपको बता दें कि 1750 ईस्वी में टेम्पेथलर ने सबसे पहले शिलालेखों की खोज करी और बाद में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम उसे पढ़ा था। और शिलालेखों की कितनी संख्या है? 14 शिलालेख है। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक के जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा बताई गई। और दोस्तों ये क्वेश्चन चूंकि बहुत ही कई किताबों में अलग अलग प्रकार से लिखा है, तो इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में कर दिया है, आप इसे इंपॉर्टेंट समझिएगा। सभी मनुष्य मेरी संतान है। कहीं कहीं पर तो ये पहले बृहद शिलालेख में लिखा गया है, जबकि खान सर की एनसीईआरटी आती है, किरण पब्लिकेशन की एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक बनी है, तो उसमें उन्होंने 5वें बृहद शिलालेख में, तो ज़्यादा मान्य यही है, तो हमने इसलिए लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। ये 5वें बृहद शिलालेख में लिखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसे इंपॉर्टेंट रखना है। अशोक ने सभी मनुष्य मेरी संतान है किस शिलालेख में लिखा था? दोस्तों आपको बता दें कि जो 13वां शिलालेख था ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है अशोक के। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक के टोटल 7 स्तंभ लेख हुए। शिलालेख तो 14 थे, लेकिन स्तंभ लेख कितने थे? 7, और ये केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए। दोस्तों आपको बता दें कि जो कौशाम्बी का अभिलेख था, कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप एक जिला है, वहीं पर है। तो कौशाम्बी जो है रानी कारवाकी द्वारा दान दिए जाने के कारण यहाँ पर रानी का इसे अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि जो रानी का अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। और यहाँ पर रानू कारवाकी के द्वारा जो दान दिया गया था, इसी की वजह से इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। और दोस्तों रुम्मनदेही स्तंभ लेख जो है सबसे छोटा कौन सा स्तंभ लेख है? रुम्मनदेही। दोस्तों आपको बता दें कि जो धम्म यात्रा थी, धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व घटाने का उल्लेख रुम्मनदेही स्तंभ में लिखा गया। तो जो भू राजस्व इन्होंने हटा दिया था और एक बलि नामक कर लगता था उसे भी समाप्त कर दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा नहीं लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये भी याद कर लेना आप। धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व घटाने का जो उल्लेख था रुम्मनदेही स्तंभ लेख में किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें इन्होंने एक बलि नामक कर लगता था जो कि धार्मिक कर हुआ करता था, इसे भी समाप्त कर दिया था अशोक ने। और आपको बता दें कि सोहगौरा जो कि ताम्र अभिलेख हुआ करता था तथा महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख है। दोस्तों जैसे आज हमारे यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, अर्थात हम लोगों को राशन मिलता है, वन इंडिया वन नेशन वन कार्ड है, जिस प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत के ग्रामीण वासी और शहर वासियों को जो गरीब की श्रेणी में आते हैं उन्हें राशन दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे ही अशोक के समय भी अनाज का वितरण किया गया था, ये मिला है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्याभिषेक से संबंधित जो मास्की के लघु शिलालेख थे, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। और सरकारी जो राजकीय भूमि थी उसे सीता कहा जाता था। और दोस्तों आपको बता दें कि जो सीतागण है ये सरकारी भूमि का रख रखाव करने वाले होते थे। तो राजकीय या सरकारी भूमि क्या कहलाती थी? सीता। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी शासक की हत्या कर दी थी इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और एक नए शुंग वंश की नींव डाली थी। दोस्तों लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं, तो हम इसलिए शुंग वंश पर आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, तो मौर्य वंश से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं हम उन्हें पॉइंट टू पॉइंट सब बता रहे हैं।
आपको शुरू से अंत तक मौर्य वंश में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, जितनी सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनके बारे में हमने एनालिसिस किया है और पॉइंट टू पॉइंट लिख भी दिया है, आपको बता भी दिया है। जो चीज़ें कठिन लग रही होती हैं हम आपको समझा भी देते हैं। यदि आपको कुछ चीज़ें और चाहिए इसके अलावा भी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आप जब हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा आपका सिलेबस हिस्ट्री का, तो आप कौन सा विषय पढ़ना पसंद करेंगे, पॉलिटी पढ़ना पसंद करेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद करेंगे, ज्योग्राफी पढ़ना पसंद करेंगे, या स्ट्रेटेजी के पढ़ना पसंद करेंगे, या करंट पढ़ना पसंद करेंगे, या हिंदी पढ़ना पसंद करेंगे, मैथ, रीजनिंग। आपको पेट का संपूर्ण सिलेबस इस चैनल पर कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, आप उसे ही देखते रहिए। उसके साथ आप मार्केट से कोई एक बुक ले लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे ही वीडियो को पढ़कर आप पेट दे दीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम होती है बुक, क्योंकि जिस प्रकार युद्ध में जीतने के लिए अस्त्र और शस्त्र जरूरी है, सेम उसी प्रकार हमें परीक्षा में विजय पाने के लिए क्या जरूरी है, बुक जरूरी है। क्योंकि बुक से ही तो दुनिया पढ़ी है ना, बुक तो हमारी सबसे बड़ी मित्र है। कहने का मतलब है एक परीक्षार्थी के सबसे बड़ा मित्र उसकी किताब यानी पुस्तक ही होती है। तो आप पुस्तक को तो ज़रूर पढ़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को ही देखिए, लेकिन दोस्तों आपको ये बता दें हम ज़रूर कि आप वीडियो देखने से पहले, आप किताब पढ़ने से पहले, जिस चैप्टर को आप बुक से पढ़ रहे हैं, जैसे मौर्य वंश पढ़ने जा रहे हैं आप बुक से, तो मौर्य वंश को पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। हमारी वाली इस वीडियो को जब देखेंगे आप ना, तो मौर्य वंश से रिलेटेड जितनी चीज़ें हमने इस पर क्लियर कर दी है, और आपको साथ में ये भी बता दिया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब एक शुरुआत कर रहे होंगे आप पढ़ने के बारे में, तो हो सकता है आपको ये ना पता हो कि क्या उन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ हमें छोड़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है। बुक में दी हुई सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी होती, कुछ ही सेलेक्टेड कंटेंट होते हैं जिनको पढ़ करके हम परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना उद्देश्य नहीं है, अभी हमें परीक्षा में सक्सेस पाना उद्देश्य है। अर्थात हमें सर गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तो गवर्नमेंट जॉब लेना है तो हमें सेलेक्टेड कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप जैसे बुक से मौर्य वंश चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो आप उससे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो भी तो ज़्यादा लंबा नहीं होता, 20 से 25 मिनट के वीडियो रहते हैं, आप थोड़ा स्पीड में करके देख लीजिए। आपको इस वीडियो को देखने से आपको ये एक माइंड में एक माइंड सेट बन जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि हमें मौर्य वंश में क्या क्या चीज़ें रिलेट करनी है, क्या क्या चीज़ें याद करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ वीडियो में छूट गया था, हमें बुक में एक्स्ट्रा मिल रहा है वो भी हमें याद कर लेना है। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप सही से पढ़ेंगे ना, तो आप पेट में 99 नहीं 99.99 परसेंटाइल स्कोर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, तो मौर्य वंश को बुक से पढ़ने से पहले आप एक बार वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद में आप बुक से पढ़ लीजिए, आपको 100% आने लगेगा। दोस्तों आपको बता दें कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ये बृहदरथ था, और बृहदरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और बृहदरथ की ही हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव डाली थी। अर्थात शुंग वंश की स्थापना करी थी, किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। दोस्तों आपको बता दें कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया। तो कई बार पूछा जाता है कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे थे? खरोष्टी लिपि में। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है वो सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, तो जो अपवाद होते हैं वो ज़्यादा ही कुछ पूछे जाते थे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंकाई ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश। वैसे दोस्तों आप जो पेट के हिसाब से इस बुक को खरीदेंगे तो हो सकता है इस टॉपिक को आपको ना मिले पढ़ने को, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। वैसे ये पीसीएस लेवल या आरओ आपको जैसे वीडियो है, लेखपाल है, इस लेवल पर आता है। पेट एक प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो हो सकता है उस बुक में इसके बारे में ना दिया हो, लेकिन हमने इसको बताया है, और हो सकता है आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले। श्रीलंकाई ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके सत्ता पर अधिकार किया था। उसमें से केवल एक ही भाई जीवित रहा जिसका नाम तिस्स था। तो दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि उन्होंने टॉपिक जो सिलेबस है अपना उसमें अशोक लिख दिया है, तो अशोक से वो रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंकाई ग्रंथ, ये जो बौद्ध ग्रंथ था एक प्रकार से, दीपवंश एवं महावंश, इसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता पर अधिकार कर लिया, और उसका केवल एक ही भाई जीवित रहा जिसका नाम तिस्स था। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक की 3 रानियां थी। क्या होता था ना दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अशोक पहले के जमाने में इतनी रानियां क्यों लोग राजा रखते थे? तो दोस्तों आपको बता दें कि जब प्राचीन काल में राजा उतने ही ज़्यादा अच्छा माना जाता था, उतना ही ज़्यादा महान माना जाता था, उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था जिसकी जितनी रानियां होती थी। तो दोस्तों इसीलिए लोग ज़्यादा रानियों को रखते थे। कहने का मतलब है प्राचीन काल में वही राजा ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा शक्तिशाली समझे जाते थे जिनके पास ज़्यादा रानियां होती थी। तो अशोक के पास भी उस समय 3 रानियां थी। अर्थात पहली रानी का नाम था देवी या महादेवी, जो विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक की दूसरी रानी का नाम आसंधमित्रा था, और एक कारवाकी थी,
इलाहाबाद स्तंभ। और दोस्तों आपको बता दी कि अशोक का एकमात्र पुत्र तीवर, जिसका जिसका उल्लेख शिलालेखों में भी किया है, तो ये तीवर की माता थी कारवा की, अशोक की पत्नी और तीवर की माता, अर्थात अशोक का पुत्र था तीवर। तो दोस्तों आपको बता दी कि अशोक के शिलालेखों में एकमात्र इसी पुत्र जो तीवर है, इसी का उल्लेख मिला है। तो दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट समझकर इस बात को लिख दिया है कि कारवाकी का उल्लेख इलाहाबाद अर्थात कौशाम्बी स्तंभ में किया गया है। और ये कौन थी कारवाकी? तीवर की माता थी। और तीवर का उल्लेख भी शिलालेखों में किया गया। अशोक के एकमात्र पुत्र यही था जिसका उल्लेख मिला है, बाकी तो और किसी का मिला नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि जो भाब्रू अभिलेख या भब्रू अभिलेख है, ये अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में है, अर्थात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये कौन सा अभिलेख बताता है? ये भाब्रू अभिलेख बताता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ये चाणक्य को कहा जाता है। मैकियावेली जो द प्रिंस लिखी थे, द प्रिंस के जो रचनाकार रहे हैं, मैकियावेली द प्रिंस के रचयिता जो मैकियावेली लेखक हैं, की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जा सकती है? यदि आपको मतलब कंपैरिजन करना हो तो आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको ये बार बार नोटिस किया है कि अर्थशास्त्र धन आधार अर्थ से रिलेटेड नहीं है, ये राजनीति से रिलेटेड पुस्तक है। कौटिल्य इसके रचयिता है। कौटिल्य का एक नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी था। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर का जो श्रीनगर है इस समय, और नेपाल के ललित पाटन नामक नगरों का निर्माण किसने किया था? अशोक। तो अपने यहाँ जो भारत में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है और नेपाल के ललित पाटन नामक नगरों का निर्माण अशोक ने ही किया था। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियाँ, एक बराबर की पहाड़ियाँ वो कर दी, तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई, जिनका नाम लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। इनमें से लोमस ऋषि गुफा के अलावा तीनों गुफा में अशोक के अभिलेख मिले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए उन्होंने बराबर की पहाड़ों में 4 गुफाएं बनवाई थी, जिनमें लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। लेकिन लोमस ऋषि की जो गुफा थी उसको छोड़कर बाकी तीनों जो गुफाएं थी उसमें अशोक के अभिलेख मिले हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो पेपर है, वो पेट का पेपर है, वो 15 से 16 अक्टूबर अर्थात शनिवार रविवार को होना प्रस्तावित है। तो आप इस समय आप कतई मतलब लापरवाही ना करिए, क्योंकि आप जब 18 सितंबर को परीक्षा होने वाली थी तो पेट की लोग बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय ग्रुप डी का भी एग्जाम लगा है, कुछ लोग एनटीपीसी CB2 का एग्ज़ाम दिए हैं दोस्तों, और कई एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है आप उस एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए, लेकिन साथ साथ आप पेट की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप पेट को इस बार हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इस बार आवेदन ज़्यादा हुए हैं, कंपटीशन टफ रहेगी। हर बार अभी ट्रिपल एस सी पेट अपना जो लेवल है वो इंक्रीज ही करता रहेगा, कम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है हमें इस बार और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करनी है, अच्छी से अच्छी ज़्यादा पढ़ाई करनी है। वैसे दोस्तों आप ये तो जानते ही गवर्नमेंट जॉब का कितना क्राइसिस चल रहा है, लोग दिन रात एक एक करके पढ़ रहे हैं और आप 1 घंटे पढ़ने के लिए नहीं राजी हैं। तो कहने का मतलब है आप दिन भर में कम से कम 8 से 10 घंटे पर डे कंटिन्यू पढ़िए ही पढ़िए। दोस्तों आप जब कंटिन्यू, अगर आपके 2 महीने हैं एग्ज़ाम के लिए, अगर 2 महीने आप कंटिन्यू 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बस ये है कि आप निस्वार्थ भाव से आप मेहनत करिए। आप ये नहीं कि बस मन ना लग रहा हो आपका पढ़ने में और आप सिर्फ किताब लेकर ही बैठे हो, ऐसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। उस पढ़ाई का तो 1 घंटे भी का भी कोई मतलब नहीं, जब आपका मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, आप जब पढ़ रहे हैं जो चीज़ आपको याद ही नहीं हो रही। तो कहने का मतलब है आप मन लगा करके पढ़ाई करिए और पढ़ाई को बोझ ना समझिए। दोस्तों आपको बता दें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही पा जाएंगे तभी आपका जीवन सार्थक है। दोस्तों मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप अगर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे तो जीवन में गवर्नमेंट जॉब तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक अच्छे आदमी जरूर बन जाएंगे। एक अच्छे आदमी कहने का मतलब है जीवन में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में सक्सेस अवश्य मिल जाएगी। कहने का मतलब है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिया है वो उतना दहाड़ा है। कहने का मतलब है दोस्तों हमारे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिया जितना दहाड़ा है। इसका मतलब ये है कि हम जितना ही शिक्षा को अर्जित कर लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर धैर्य आ जाएगा, विनम्रता आ जाएगी और हम उतने ही ज़्यादा ज्ञानवान बन जाएंगे। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब ही करें। दोस्तों हम पढ़ लिख करके प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, और हम पढ़ लिख करके जरूरी थोड़े कि हम नौकर ही बने, हम रोजगार डेवलप कर सकते हैं, हम कि एक संस्था चला सकते हैं। दोस्तों एक संस्था चलाएंगे उसमें हम और लोगों को रोजगार देंगे तो हम और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए बिल गेट्स को देखिए, आप सुंदर पिचाई को देख सकते हैं, गूगल के CEO, इन्होंने शिक्षा ही तो अर्जित करी ना। ये जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग ही करिए, डॉक्टरी ही करिए तभी आप बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोस्तों आप हर स्टडी से, हर शिक्षा से, हर प्रकार की शिक्षा से आप समाज में अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा कि संग हारा वही जो लड़ा नहीं है,
जो हारा वही है जो लड़ा नहीं, और जो संघर्ष करने से डरता है, सिंपल, वही हारा है। तो कहने का मतलब है आप संघर्ष करिए, और ज़िंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है। आप जब संघर्ष करेंगे, कंटिन्यू हार्ड वर्क करेंगे, तो देखिए, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, गीता में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसे नहीं लिख दिया, उन्होंने कहा है आप हार्ड वर्क करिए, आपको रिजल्ट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको हार्ड वर्क करना है, और आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इसे शेयर भी करेंगे। जब आप शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, हम लोग तभी मोटिवेट होंगे, कंटिन्यू वीडियो मिलेगा आपको। दोस्तों, आपको बता दें कि आप वैसे कंटिन्यू शेयर कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो पर व्यूज भी आ रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आप जितना ही ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और हम उतनी ही अच्छे से अच्छे पढ़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। दोस्तों, वैसे हमने पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको बस अपने ही पढ़े से पढ़ाए जा रहे हैं। हम दोस्तों आपको पढ़ाने से पहले एक बार कंटिन्यू खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, 3-4 बुकों का एनालिसिस करते हैं, अच्छी अच्छी ब्रांडेड बुकों का, तब कहीं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब है कि टीचर वही होता है जो डेली नित्य सीखता रहता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ ली और एक बार उसके बाद में उसी का वीडियो बना रहे, क्योंकि आप इस समय अपडेट रहना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि एग्जाम जो है अब करंट से रिलेटेड घटनाओं को पूछ रहा है, तो हम करंट से रिलेटेड जो जो न्यूज़ आ रही हैं उनको भी इसमें कवर कराते जाएंगे। और आपको जैसे ही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी के खत्म हो जाएगा, आपको करंट का भी सेशन दिया जाएगा। आपको करंट के मैराथन सेशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको करंट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे यूपी ट्रिपल एस पेट में 10 नंबर के करंट आने हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 10 नंबर का हिस्ट्री भी आना है। तो आप इतिहास को, चूंकि दोस्तों 100 नंबर का 10 नंबर मतलब 10% है, तो कहने का मतलब है अभी हम 10% पहले क्लियर करेंगे। आप हिस्ट्री क्लियर करिए, उसके बाद अदर सब्जेक्ट हम क्लियर करेंगे। कहने का मतलब है आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।